म्यूचुअल फंड क्या है? क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? ये कैसे वर्क करता है? किन चीज़ों को ध्यान में रख के सेलेक्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड? किन पैरामीटर्स को कंसीडर करना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड? बैलेंसिंग अ रिस्क, हाउ कैन यू मेक अ म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी अपने एज और इनकम के अनुसार? ये सभी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है? दोस्तों, म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं होती। ये असल में एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के प्रोडक्ट्स होते हैं। एएमसी इन्हें सेबी से म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का लाइसेंस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए क्वांट एएमसी एक ऐसा कंपनी है जो क्वांट के नाम से अलग अलग म्यूचुअल फंड ऑफ़र करती है, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड वगैरह। और हम इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी का शेयर्स मिलता है बदले में। ठीक उसी तरह जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें उस फंड की यूनिट्स मिलती है और 1 यूनिट की वैल्यू को हम उस म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। इस एनएवी को हम म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट का प्राइस भी समझ सकते हैं। और हमें म्यूचुअल फंड में तभी प्रॉफिट होता है जब ख़रीदा हुआ यूनिट की एनएवी बढ़ जाए और हम उन यूनिट्स को बढ़े हुए एनएवी में सेल कर देते हैं। अब देखते हैं पैरामीटर्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ म्यूचुअल फंड। दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की बात आती है हम काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो आइए हम समझते हैं किन पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाए। 4 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे हम। नंबर 1, लॉन्ग टर्म रिटर्न। कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न यानी CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को कंसीडर करना चाहिए। पिछले 1 साल का, 3 साल का CAGR एंड इफ़ अवेलेबल देन 5 एंड 10 ईयर रिटर्न ऑल्सो। ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा माना जाता है। नंबर 2 पे है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। दोस्तों, आप और मेरे जैसे जितने भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो सारा पैसा कंबाइंड जो म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाता है उसी को कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। यहाँ जनरली बहुत ज़्यादा AUM भी अच्छा नहीं होता और बहुत कम AUM भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि AUM का फंड के परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर एक फ़ंड का AUM बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हाई रिटर्न जनरेट करना चैलेंजिंग हो सकता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना जो ज़्यादा गेन कमाने में मदद करे बिना मार्केट को अफेक्ट किए मुश्किल हो सकता है। और वही लो AUM वाली फ़ंड को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे पोजीशंस को मार्केट में बिना अफेक्ट किए एंट्री या एग्ज़िट करना मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, एक्सपेंस रेशियो। हम सभी अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हैं ताकि वे हम सभी का पैसा इन्वेस्ट करके हमें अच्छा रिटर्न दे। उसके लिए उन्हें काफ़ी रिसर्च करना होता है, काफ़ी टाइम स्पेंड करना होता है। इन्हीं सभी के लिए फ़ंड मैनेजर रिटर्न में हमसे एक फ़ीस लेते हैं, उसी को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्सपेंस रेशियो 1% माने और मान लीजिए आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअली में 990 रुपीज़ ही इन्वेस्ट होता है। बाकी का 10 रुपया फंड मैनेजर को जाएगा एज ए फ़ी। और नंबर 4 पे है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन।
दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुना ही होगा, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। वैसे ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त हमें ये इंश्योर रखना है कि हम सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करके अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें, जैसे कि इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड, इन सभी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। इन सभी को यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो मिनिमम ओवरलैप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा जो ऊपर या नीचे जा सकता है, अगर हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें तो हम इनडायरेक्टली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे रिस्क काफ़ी बैलेंस हो जाएगा और हमारा पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। बाय मेकिंग योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, यू कैन रिड्यूस एक्सपोजर टू एनी सिंगल एसेट और मार्केट। तो दोस्तों, दिस 4 पैरामीटर इज़ गुड एनफ टू पिक अ म्यूचुअल फंड। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म, जानेंगे आपके एज और इनकम से। इसको हम एक मैट्रिक्स के ज़रिए समझेंगे। एज हम कंसिडर करेंगे 20s, 30s, 40s को, और सैलरी हम कंसिडर करेंगे 5 लाख से कम, 5 से 10 लाख के बीच और 10 लाख से ज़्यादा सालाना। ये ऑप्शंस को इवेलुएट करेंगे। और कॉलम जहां हम समझेंगे इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना है। एज और सैलरी के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके रिस्क को बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले लार्ज कैप, जो रिप्रेजेंट करती है इंडिया की टॉप कंपनीज़ को, ये काफ़ी सेफ़ है, स्टेबल रिटर्न देखने को मिलता है। देन मिड कैप, इंडिया की मिड साइज़ कंपनीज़, थोड़ा वोलेटाइल है बट रिटर्न अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। और फाइनली स्मॉल कैप, इंडिया की स्मॉल साइज़ कंपनी। ये ऑप्शंस को इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले कंसिडर करेंगे 20 से 30 साल वाले एज को। तो आप अगर इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं और आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से नीचे है, तो इक्विटी में आप 75% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनमें लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 20%। इसका मतलब अगर आप इक्विटी में 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप में आप 500 करेंगे, मिड कैप में आप 300 करेंगे और स्मॉल कैप में आप 200 करेंगे। फिर आता है 5 लाख से 10 लाख वाले, आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी में आप 80% तक इन्वेस्ट करें। इनमें लार्ज कैप में 40% और मिड कैप और स्मॉल कैप में 30% ईच। अगर आपका एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आप इक्विटी में 80% इन्वेस्ट करें। इसमें लार्ज कैप में 30%, मिड कैप में 40% और स्मॉल कैप में 30%। आपकी सैलरी अच्छी है, एज भी कम है, तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप में और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। नेक्स्ट एज ग्रुप 30 से 40। अगर आप इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं और आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, तो आप इक्विटी में 60% ही इन्वेस्ट करें। और इनमें भी आपका फोकस लार्ज कैप में ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए लार्ज कैप में आप 60% इन्वेस्ट करें, मिड कैप में 25% इन्वेस्ट करें और स्मॉल कैप में थोड़ा कम 15% इन्वेस्ट करें। आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी रहेगा, डिपेंडेंसी भी होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आप इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा 65% इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 20%। अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आप इक्विटी में 70% इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनमें लार्ज कैप में 50% और मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% ईच। आप चाहे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।
और आखिर में है, अगर आप 40 से 50 के एज ग्रुप में फॉल करते हैं तो आप ये मत सोचना कि काफ़ी लेट हो चुका है इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत में। आपके पास अभी भी 10 से 15 साल है और अगर राइट कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करें तो 10 से 15 साल इनफ होता है टू जनरेट ए रिटायरमेंट कॉर्पस। अगर आप 40 से 50 के एज ग्रुप में फॉल करते हैं और आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से नीचे है तो आप इक्विटी में सिर्फ 50% ही इन्वेस्ट करें। आप ज़्यादा फोकस लो रिस्क एसेट यानी फिक्स डिपॉजिट, एनपीएस वहाँ भी फोकस करें और इक्विटी में आप सिर्फ 50% ही इन्वेस्ट करें। ज़्यादा रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। लार्ज कैप में आप 70% इन्वेस्ट करें, मिड कैप में 30%। स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच है तो आप इक्विटी में 55% इन्वेस्ट करें और इनमें लार्ज कैप में 70%, मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 10%। नेक्स्ट, अगर आपका एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आप इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में आप 60% तक इन्वेस्ट करें। इनमें आपका मेन फोकस लार्ज कैप होना चाहिए तो लार्ज कैप में आप 60% इन्वेस्ट करें, मिड कैप में आप 30% इन्वेस्ट करें और स्मॉल कैप में आप 10% इन्वेस्ट करें। और आखिर में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त आपको किसी की पोर्टफोलियो कॉपी नहीं करनी चाहिए। सबका रिस्क लेने की एपेटाइट अलग अलग होती है, सैलरी भी अलग अलग होती है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा, आप अपने लाइफ और सैलरी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। आप जितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। किसी को देख के तो आप बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करें। और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो तो पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।